नमस्ते दोस्तों, इतिहास के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे 17वीं सदी के मुगल भारत में ले जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, हमारे सामने कुछ बहुत पुरानी हाथों से लिखी हुई डायरियां और ब्लूप्रिंट्स रखे हैं। इन पीले पड़ चुके पन्नों पर मौजूद फीकी स्याही आज भी उस दौर की गवाही दे रही है। तो इन हस्तलिखित इंपीरियल लेजर यानी शाही बही खातों के पन्ने पलटते हुए आज हम दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के निर्माण के रहस्यों को डीकोड करेंगे। चलिए बिना देर किए इतिहास के इन पन्नों को खुद बोलने देते हैं। अब जरा एक पुराने कागज के टुकड़े पर जल्दी में लिखे गए इन शब्दों पर गौर कीजिए। जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ ये बातें मत किया कर, दीवारों के भी कान होते हैं। ये कोई आम शब्द नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक अफवाह है जो सदियों से गूंजती आ रही है। एक ऐसा डरावना किस्सा जिसने ताजमहल की इस बेदाग खूबसूरती पर हमेशा एक रहस्यमयी परछाई डाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में हाथ काटे गए थे? क्या ये मशहूर कहानी कोई ऐतिहासिक तथ्य है या महज एक मनगढ़ंत किस्सा? आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस मिथक की सच्चाई को उजागर करेगा। हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे उस समय के शाही बहीखातों और रसद के वास्तविक हस्तलिखित आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि इस विशाल प्रोजेक्ट का असली सच सामने आ सके। चलिए इन हाथों से लिखे पन्नों की टाइमलाइन को देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। 1631 में मुमताज़ की मृत्यु से शुरू होकर 1632 में ज़मीन का चुनाव, 1653 में निर्माण का पूरा होना और फिर शाहजहां की कैद और 1666 में उनकी मृत्यु तक। ये महज कुछ सालों की बात नहीं है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक बहुत गहरे दुख से जन्मा था और जिसने दशकों का समय, अनगिनत जिंदगियां और एक पूरे साम्राज्य के संसाधन खपा दिए। शाही डायरी का ये पन्ना देखिए, 1631 बुरहानपुर। ये एंट्री पढ़ते ही एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ महल का निधन हो गया था। इन फीके अक्षरों से पता चलता है कि शाहजहां इस सदमे में इतने डूब गए थे कि उनके बाल रातों रात सफ़ेद हो गए और वो 2 साल तक गहरे शोक में रहे। लेकिन इसी अथाह गम के बीच एक ऐसे वादे ने जन्म लिया जिसे साम्राज्यों के पतन के बाद भी कायम रहना था। एक ऐसी बेमिसाल इमारत बनाने का संकल्प जो दुनिया में कहीं और ना हो। वैसे इन पन्नों को पलटने पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये किसी एक इंसान के दिमाग की उपज नहीं थी। ये पुराने दस्तावेज हमें बताते हैं कि शाहजहां ने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट्स को बुलाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम और तुर्की से आए गुंबद विशेषज्ञ इस्माइल खान। शाहजहां खुद लगातार 3 महीने तक हर रोज इस एलीट टीम के साथ बैठते थे, कागजों पर डिजाइनों को उकेरते थे और वास्तुकला का एक बेहतरीन मास्टर क्लास तैयार कर रहे थे। अब जरा इन पुराने ब्लूप्रिंट्स में इन मास्टरमाइंड्स की इंजीनियरिंग दूरदर्शिता देखिए। ध्यान दीजिए कि ताजमहल के चारों कोनों पर खड़ी मीनारें बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री पर नहीं हैं। जी हां, उन्हें जानबूझकर बाहर की तरफ हल्का सा झुकाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आए तो ये विशाल मीनारें मुख्य मकबरे पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरें। भाई, उस दौर में ये सोच वाकई कमाल की थी। और अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर, 300। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये आगरा से राजस्थान के मकराना की दूरी है, किलोमीटर में। यहीं से वो बेदाग सफेद पारभाषी संगमरमर लाया गया था। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की जो इन पन्नों में दर्ज है। हजारों हाथी, सैकड़ों बैल, चिलचिलाती धूप और बारिश में 2 से 3 टन वजनी मार्बल के ब्लॉक्स को खींचते हुए ला रहे हैं। एक चक्कर में हफ्तों लग जाते थे। ये मेहनत की चरम सीमा थी। इस हाथ से लिखे गए इंपीरियल इन्वेंट्री लेजर पर एक नज़र डालिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी दुनिया का नक्शा ही इस पन्ने पर उतार दिया हो। ताजमहल में सिर्फ मकराना का मार्बल नहीं लगा, बल्कि 28 अलग अलग प्रकार के बेशकीमती पत्थर जड़े गए थे। चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम, अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली और कोलंबिया तक से पन्ने मंगाए गए थे। ये सचमुच एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। खैर, अब आते हैं इंसानी ताकत के आंकड़ों पर। ये देखिए, 20,000 मजदूरों का ऑफिशियल पेरोल रिकॉर्ड। लेकिन ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये 20,000 परिवार थे जो यमुना नदी के किनारे बसाए गए अस्थायी गांवों में रहते थे। इस टीम में 5,000 पत्थर तराशने वाले, 3,000 मास्टर राजमिस्त्री, सुलेखक और जड़ाई विशेषज्ञ शामिल थे, जिनकी सुबह 4 बजे अजान के साथ शुरू होती थी। ये एक पूरी की पूरी बस्ती थी जो सिर्फ एक इमारत को जन्म देने के लिए मेहनत कर रही थी। और दोस्तों, यहीं पर आकर हमारा वो कटे हुए हाथों वाला शुरुआती सवाल पूरी तरह सुलझ जाता है।
इन शाही प्रावधानों को देखिए। मजदूरों को रोजाना ताज़ा खाना, महीने में 2 बार गोश्त और कुशल कारीगरों को 1 से 2 रुपए का भारी रोजाना वेतन दिया जाता था। उस जमाने में ये बहुत अच्छी रकम थी। तो सच्चाई क्या है? एक ऐसी जगह जहां काम करने की इतनी बेहतरीन सुविधाएं और वेतन हो, वहां क्रूरता का वो मशहूर किस्सा महज एक मनगढ़ंत कहानी साबित होता है। आइए अब इमारत की बुनियाद में उतरते हैं। 50 फीट गहरे गड्ढों में आबनूस और महोगनी जैसी सख्त लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी इमारत के लिए लकड़ी ही क्यों? क्योंकि ये खास लकड़ियां पानी में रहने पर सड़ती नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो जाती हैं। यही कारण है कि यमुना नदी का पानी आज भी इन लकड़ियों को नमी देकर पूरे 400 साल पुराने इस विशाल ढांचे को गिरने से रोके हुए हैं। अद्भुत, है ना? अब इसकी सजावट की बात करते हैं। इन ब्लूप्रिंट्स में पियात्रा ड्यूरा तकनीक का जिक्र है। पहले मार्बल पर डिजाइन बनाया जाता था, फिर उतनी ही सटीक नाली खोदी जाती थीं। इसके बाद कीमती पत्थरों को बिल्कुल उसी आकार में घिसकर उसमें फिट किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 बाय 10 फीट के एक अकेले पैनल को तैयार करने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता था। बिल्कुल मिलीमीटर परफेक्ट काम। इन दस्तावेजों में एक और चौंकाने वाली चीज दर्ज है, द मास्टर एडहेसिव। उस जमाने में कोई आधुनिक केमिकल ग्लू तो था नहीं, तो उन्होंने चूना, अंडे की सफेदी और विशेष रेजिन को मिलाकर एक प्राकृतिक लेप तैयार किया। ये मिश्रण इतना टिकाऊ निकला कि आज 400 साल बाद भी वो बेशकीमती पत्थर अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिले हैं। मुख्य द्वार की इस कैलीग्राफी को ही ले लीजिए। इसे अमानत खान ने डिजाइन किया था। उन्होंने एक बहुत ही चतुर ऑप्टिकल इल्यूजन का इस्तेमाल किया। कुरान की आयतें जब नीचे लिखी गईं तो अक्षर छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आयतें ऊपर की तरफ जाती हैं, अक्षरों का आकार बड़ा होता जाता है। नतीजा, जब आप नीचे खड़े होकर इसे देखते हैं तो सारी लिखावट बिल्कुल एक समान आकार के दिखाई देती है। आपको पता है, ताजमहल का जो गुंबद हम बाहर से देखते हैं, अंदर से वो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक डबल डोम यानी दोहरे गुंबद की प्रणाली है। एक ठोस गुंबद बहुत ज्यादा भारी हो जाता, इसलिए उन्होंने एक 80 फीट ऊंचा आंतरिक गुंबद और 115 फीट ऊंचा बाहरी गुंबद बनाया। ये पूरा ढांचा पत्थर और ईंट के 15 फीट मोटे बेस रिंग पर टिका हुआ है। ये संतुलन और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस डायरी में लिखे इस नंबर पे गौर कीजिए, 12,000। ये इस पूरे गुंबद का अनुमानित वजन है, 12,000 टन। और इसे और भी शानदार बनाने के लिए इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर 9 फीट ऊंचा एक कलश रखा गया था, जिसमें 40 किलोग्राम शुद्ध सोने का इस्तेमाल हुआ था। जरा सोचिए, 17वीं सदी में बिना किसी आधुनिक क्रेन के इतनी ऊंचाई पर इतना भारी ढांचा स्थापित करना अपने आप में एक चमत्कार है। वैसे इस इमारत में सिर्फ नज़ारे ही नहीं, बल्कि आवाजें भी कैद हैं। यहां दर्ज 28 का अंक एक एकॉस्टिक अजूबे को दर्शाता है। मुख्य कक्ष के ठीक बीच में खड़े होकर अगर कोई ध्वनि की जाए तो वो आवाज पूरे 28 सेकंड तक उस गुंबद में गूंजती रहती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये पत्थरों और गुंबद की वक्रता की बहुत ही बारीकी से की गई गणितीय गणना का परिणाम था। लेकिन 1658 की इस जर्नल एंट्री पर आते ही इन पन्नों का रंग थोड़ा उदास हो जाता है। ये एक दर्दनाक हकीकत है। शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए किले में कैद कर दिया था। जीवन के अंतिम 8 साल शाहजहां ने उसी किले की एक खिड़की से अपनी कमजोर होती आंखों से यमुना के उस पार अपने बनाए इस अजूबे को निहारते हुए गुजार दिए। जो हाथ कभी नक्शे बनाते थे, वे अब बस सलाखों को पकड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण से हम क्या समझें? हम इस सफर को इस अंतिम विचार के साथ विराम देंगे, क्या ताजमहल महज प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, या ये मानवीय लचीलेपन, अटूट समर्पण और उस बेतहाशा मेहनत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है जिसने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसे मुमकिन कर दिखाया? इतिहास के इन पीले पड़ चुके पन्नों में इसका जवाब साफ है। आज हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों के लिए हमसे जुड़े रहें।